हेलो मीनल, कैसी हो? आज बड़े दिनों के बाद याद आई भाभी की। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मैं कल घर आ रही हूँ, यही बताना था। अच्छा, दामाद जी तो आ रहे हैं ना साथ में, या पिछली बार की तरह उन्हें वहीं छोड़कर आ जाओगी? अब हाँ भाभी, इस बार तो साथ ही आ रहे हैं दोनों। हैं? दोनों मतलब कि अरे वाह वाह वाह, फिर तो देसी घी के लड्डू भी लेकर आना ननद रानी, और वो भी पूरे 1 किलो। चलो अब मैं रखती हूँ। ये कहकर मीनल की भाभी सलोनी ने फोन काट दिया और फिर तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, ताजा तरीन ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुरंत आपके बटुए से 100 अब नहीं, कम से कम 500 रुपए बनते हैं। जरा थम जाओ सलोनी, ऐसी भी क्या खबर लाई हो जैसे सिर्फ सुनाने के 500 रुपए चाहिए तुम्हें? आपसे 500 और बाबूजी से तो पूरे 1000 रुपए लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ महीने मुझ पर बड़े भारी पड़ने वाले हैं। अब मीनल यहीं आकर रहेगी तो मेरा काम तो डबल ही हो जाएगा ना। ओफो, क्या बोल रही हो? और मीनल अपना अच्छा खासा ससुराल छोड़कर भला यहाँ आकर क्यों रहेगी? क्योंकि आपके घर का ही तो रिवाज है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, साथ में जच्चा और बच्चा पूरी तरह से भाभी के जिम्मे होते हैं। भूल गए? ऐसा ही तो हुआ था जब अपना रिवांश पैदा हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब है मीनल अपनी मीनल माँ बनने वाली है? हैं? पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं कुछ आपको। सलोनी, तुम ना उतना ही दिमाग लगाया करो जितना तुम्हारे पास है, समझी? और लो, 500 नहीं, पूरे 1000 दे रहा हूँ। सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। मैं अभी जाकर बाबूजी को बताता हूँ। नहीं, बाबूजी को भी मैं ही बताऊंगी, उनसे भी तो पैसे लेने हैं। ये कहकर सलोनी फौरन अपने ससुर बृजनाथ के कमरे में जा पहुंची। ये शुभ समाचार सुनने के लिए ही तो मेरे कान तरस रहे थे। अब मैं अभी मीनल को फोन करके। रुकिए बाबूजी, मीनल और दामाद जी कल घर ही आ रहे हैं, तो सब साथ मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देंगे। अब हाँ, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की कृपा हो और रिवांश का छोटा भाई या बहन भी जल्दी आए। जीती रहो बहू। बाबूजी भी ना सच में बड़े कंजूस हैं, आशीर्वाद तो रोज ही देते हैं, आज कुछ पैसे ही दे देते। चलो अब लगती हूँ काम पर। मीनल और अजय सगे भाई बहन थे। फिलहाल यहाँ सब खुश थे। और फिर अगले दिन, भाभी ये सब क्या चल रहा है? इतनी सजावट और ये आरती की थाली, ये सब किस लिए? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए है। बच्चा? ओ शिट, भाभी आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया। कल दोनों मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही थी, मेरे इन दो पतियों की। तो सलोनी, अजय और बृजनाथ सबके सब हक्के बक्के रह गए। तब अजय ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, मीनल क्या बोल रही हो? दो पति? तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अब चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर मीनल सबको घर के अंदर ले आई और फिर उसने बोलना शुरू किया, भैया भाभी बात कुछ ऐसी है कि सर्वेश जी से शादी करने से पहले मैं गौरव से बहुत प्यार करती थी। गौरव और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं हमें प्यार हुआ और फिर क्या? गौरव के परिवार की हैसियत हमारी बराबर नहीं थी पापा, और मैं जानती थी कि आप और भैया मेरी शादी गौरव के साथ कभी नहीं करोगे, तो इसीलिए एक दिन हमने चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। क्या? और ये बात तुम अब हमें बता रही हो? उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा जब सर्वेश जी से तुम्हारी शादी हो रही थी? मैं डर गई थी भैया, क्योंकि गौरव उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। हमारी शादी के कुछ हफ्तों बाद ही हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले थे, और इसके लिए गौरव हमारे घर आ ही रहे थे कि रास्ते में इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इनकी बस खाई में जा गिरी और मुझे लगा कि मैंने गौरव को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब हमें बताना चाहिए था मीनल। हाँ भाभी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने ये बात शादी से पहले ही सर्वेश जी को बता दी थी। हमारी पहली मुलाकात के दिन ही मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। क्या? सर्वेश? बेटा, तुमने सब कुछ जानबूझकर भी मीनल से शादी कर ली, पर क्यों? क्योंकि मैं मीनल को पसंद करता था बाबूजी, और मुझे तो यही पता था कि मीनल एक विधवा है। लेकिन अब पूरे 2 साल बाद जब मीनल के पहले पति गौरव सही सलामत सबके सामने खड़े, तो मुझे लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना इस घर में और ना ही मीनल की जिंदगी में। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती सर्वेश, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर और क्या रास्ता है मीनल? रस्म रिवाजों से और कानूनी तौर पर भी तुम हम दोनों की पत्नी हो,
लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दो दो पतियों के साथ तुम रह भी नहीं सकती हो। तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही होगा। हाँ, पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकती मीनल। तुम मुझसे प्यार करती हो, याद करो। मेरे प्यार की खातिर तुमने अपने समाज और अपने घर परिवार तक को ताक पर रख दिया था। मैं मानता हूं कि किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया था, लेकिन मैं उस हादसे में बच गया और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यही है कि हम दोनों का साथ भगवान ने लिखा है। ए, चुप कर तू। तूने मेरी बहन को बहकाकर उससे शादी की तो हमारी नजर में उस शादी की कोई अहमियत नहीं समझा। मीनल और सर्वेश जी की शादी पूरे समाज के सामने धूमधाम के साथ हुई है, और शायद तूने अभी सुना नहीं, मीनल भी सर्वेश जी से प्यार करती है। तो चल निकल यहाँ से, और कभी मीनल के आसपास फटका ना तो मैं तुझे। रुक जाइए, आगे क्या करना है और क्यों करना है ये हम तय नहीं करेंगे। मीनल, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? भाभी, इसी सवाल का तो जवाब नहीं मिल रहा मुझे। आप लोग भले ही मुझे गलत कहे, लेकिन सच यही है कि मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पा रही। एक मेरा पहला प्यार है और दूसरा वो है जो मेरी आदत बन चुका है। पहले हमें बिना बताए इस फटीचर से शादी कर ली, और अब ये सब क्या बोल रही है? दो दो पतियों के साथ रहने का मतलब जानती भी है। समाज थूकेगा तुझ पर और हम पर भी। सुनिए, आप शांत हो जाइए, मेरे साथ अंदर चलिए आप प्लीज। अजय बहुत गुस्से में था और ये बात समझते हुए सलोनी फौरन उसे अपने साथ कमरे में ले गई। और फिर कुछ देर बाद, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बहन है आपकी। बहन है तो क्या? मैं अपने परिवार के नाम पर कालिक नहीं लगवा सकता। पहले इसे मारूंगा और फिर इसके इस आशिक को। ये कहकर अजय हाथ में तलवार लिए सलोनी की तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे और ये भांपते हुए गौरव चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मीनल के पहले मतलब कि असली पति, उसे बचाइए या उसे मार डालेंगे। नहीं, इसका भाई पागल है। इसे तो मारेगा ही और फिर मुझे भी मार देगा। मैं भी नहीं मानता उस शादी को। मीनल, मुझे तो असल में तुम्हारी दौलत चाहिए थी, लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगी तो मुझे क्या मिलेगा? उल्टा जान से और जाऊंगा। बाय, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर गौरव उल्टे पांव वहां से भाग निकला। और फिर जब सलोनी और अजय ने मीनल की तरफ देखा तो वो उन्हें दिखी ही नहीं, क्योंकि उसके सामने सर्वेश खड़ा था। भैया, मीनल को भी कुछ करने से पहले आपको मुझे मारना होगा। सर्वेश के ऐसा कहते ही अजय के हाथों से तलवार छूटकर जमीन पर जा गिरी। कहो ननद जी, क्या भी कोई दुविधा है? मैं चाहती तो तुम्हें सिर्फ बोलकर भी समझा सकती थी और मेरे कहने पर तुम सर्वेश जी को चुन भी लेती, लेकिन उसके बाद गौरव तुम्हें हमेशा याद आता, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होता। और इसीलिए सलोनी ने मुझे नाटक करने को कहा, ताकि गौरव की असलियत तुम अपनी आंखों से देख सको। अजय की बात सुनकर मीनल सलोनी के गले लगकर बहुत देर तक रोई, लेकिन अब उसका मन बहुत हल्का था, जिसमें न कोई दुविधा थी और न ही कोई पछतावा। गजोधर का परिवार बहुत गरीब था। उसकी 10 साल की जुड़वा बेटियां पूजा और गीता थी। उसकी पत्नी घर का काम करती थी और गजोधर बेचारा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटियों को पाल रहा था और उन्हें पढ़ा भी रहा था। एक दिन गजोधर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी, अरे गजोधर, इन लड़कियों पर इतना पैसा खर्च करने के बजाय एक बेटा पैदा कर लो। कम से कम बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा तो बनेगा। तुम्हारा तो लड़का है ना, देखता हूँ बड़े होकर वो तुम्हारा कितना नाम रोशन करता है। हाँ, अरे अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही। और तेरी 2 बेटियां हैं, समझा? इनकी तू शादी कर देगा, ये तो अपने ससुराल चली जाएंगी। इससे तुझे क्या फायदा होगा भाई? क्या बात है महेश, है? कितनी समझदारी की बात कर दी तूने। अगर इतनी समझदारी की बातें तू समाज के सामने कह दे तो पूरा समाज तेरे चरणों में लेट जाएगा। हाँ, हम अपने बच्चों को अपने फायदे के लिए पैदा करते हैं क्या? है? मुझे तो शर्म आती है, ऐसी घटिया सोच का इंसान मेरे गांव में रहता है। गजोधर, ये तुम बहुत बोल रहे हो, अब बता रहा हूँ। क्यों, अब मिर्ची लग गई है? मेरी बेटियों के सामने मेरी बेटियों की ही बुराई कर रहे हो, तब तुमने नहीं सोचा। खैर, गुस्से में वहाँ से चला गया। पूजा, गीता, तुम दोनों को किसी की भी बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, समझी? पापा, आप फिक्र मत करो, हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता। हाँ पापा, हमें तो लोगों की बातें सुनाई ही नहीं देती, हम दोनों बहरी बन जाते हैं। गजोधर अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर काम पर चला गया। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहा और शाम को गजोधर अपने घर वापस आ गया। गजोधर ने देखा कि उसकी दोनों बेटियां मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने में लगी हुई थीं। पूजा, गीता, तुम लोग इतनी रात में भी पढ़ाई कर रही हो। तुम दोनों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बेटियां मिली। एक दिन ये हमारे साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन करेंगी।
प्रधान जी के घर के बाहर गांव वाले क्यों इकट्ठा हुए हैं? जाकर देखना पड़ेगा। अरे गांव में लाइट आने से खतरा हो सकता है। यहाँ पर सबके कच्चे मकान बने हैं और छपरा डालकर सब रहते हैं। अब एक चिंगारी भी लग गई ना बिजली से तो पूरा गांव जल जाएगा। हाँ प्रधान जी, अगर ऐसा ही सब लोग सोचते तो आज पूरे देश में लाइट ही नहीं होती। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं प्रधान हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। इतना बोलकर प्रधान अपने घर के अंदर चला गया। गांव वाले बाहर आपस में बहस करते रहे। अरे राजू, तुम लोग फालतू में प्रधान जी से बहस करते हो। अरे गजोदर भैया, ना ही ये प्रधान किसी दूसरे को प्रधानी के पद पर खड़ा होने देता है और ना ही खुद गांव में लाइट आने दे रहा है। अरे वो सब बड़े लोग हैं, उनसे हम बहस नहीं कर सकते। अगर प्रधान के खिलाफ कोई जाने की कोशिश करता है तो वो गांव से गायब हो जाता है, तो जानता है ना। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए। गांव में न लाइट थी, ना ही कोई सुविधा थी। या तो लोग मेहनत मजदूरी करते थे या फिर कुछ लड़के बाहर शहर कमाने चले जाते थे। वो लौटकर गांव ही नहीं आते थे। एक हफ्ते बाद प्रधान ने सभी गांव वालों को बुलाया। देखो गांव वालों, मैं पिछले एक हफ्ते से गायब था। तुम लोगों को मालूम है मैं कहाँ गया था? आप हमें बताकर ही नहीं गए थे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ गए थे? मैं दिल्ली गया था। वहाँ पर मैं संसद भवन के सामने एक हफ्ते तक भूखा धरना देता रहा। मैंने उन लोगों से जिद कर ली कि जब तक मेरे गांव में लाइट नहीं लगेगी तब तक मैं यहाँ पर भूखे पेट बैठा रहूंगा और यहीं पर मर जाऊंगा। गांव वाले प्रधान की इस बात से बहुत खुश हो गए, लेकिन गजोधर की दोनों बेटियां उसकी बात पर हंसने लगी। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? है गजोधर, अपनी दोनों बेटियों को समझाओ। खैर, सरकार मेरी बात मान गई है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन तुम सभी लोगों को कागजों पर अंगूठे के निशान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बिजली की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। इसलिए सभी लोगों की सहमति चाहिए मुझे। गांव वाले बिजली आने की बात से खुश थे, इसलिए सब लोगों ने जल्दी जल्दी कागजों पर अंगूठा लगा दिया। देखा मुनीम जी, ये सारे गवार हर रोज मेरे घर के बाहर आकर हंगामा करते थे। इसका खामियाजा आज इन गांव वालों को ही भुगतना पड़ा। इन लोगों ने अपने सारे खेत हमारे नाम कर दिए हैं। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद इस गांव में बिजली नहीं आई तो ये गांव वाले फिर हंगामा करने लगेंगे। इस बार इन सबकी कमजोरी मेरे हाथों में है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब पूजा और गीता बड़ी हो गईं। गांव के सभी लड़के आवारा घूमते हैं, जबकि हमारी बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं। दूसरी लड़कियों को पढ़ा भी रही हैं और पैसों से हमारी मदद भी कर रही हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा महिमा। पापा, कुछ ही सालों बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रधान ने गांव वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक गांव में लाइट तो आई नहीं। उल्टा सभी की जमीनें प्रधान के नाम हो गई। सब गांव वाले बेचारे साल भर खेतों में मेहनत करते हैं और उन्हें बस खाने भर का अनाज दे देता है प्रधान, बाकी खुद रख लेता है। यहाँ तक कि उसने तो हमारी जमीन, हमारा घर भी अपने नाम कर लिया है। हम लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पापा, हमें सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए, सबकी जमीन वापस होगी। इस प्रधान को मैंने भीख नहीं मंगवाई तो हमारा नाम भी जुड़वा सिस्टर नहीं। अरे मेरी बच्ची, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम लोग गुस्से में कुछ भी मत करना। पापा, आप डरो मत, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। पूजा और गीता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 1 साल बाद उन दोनों की परीक्षा का दिन आ गया। पापा, हमें परीक्षा देने के लिए शहर जाना है। तुम दोनों ने दिन रात मेहनत की है परीक्षा के लिए। मैं तुम दोनों को परीक्षा दिलाने जरूर चलूंगा। गजोधर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को लेकर शहर चला गया। उन दोनों ने परीक्षाएं दी और कुछ ही महीनों बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें पूजा और गीता ने टॉप किया। 2 साल के अंदर दोनों ही जुड़वा बेटियां आईपीएस ऑफिसर बन गई। अब उनका एक मकसद था सभी गांव वालों को उनकी जमीन वापस कराना। कानूनी रूप से तो सारी जमीन प्रधान के नाम थी, तो जबरदस्ती तो वो लोग कर नहीं सकती थी। इसलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। गीता, हमारा एक दोस्त है राकेश, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उनके पिता की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन अब राकेश जी भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस गांव में ही वो फैक्ट्री लगे, ताकि इस गांव के लोगों को कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। हाँ, तो राकेश जी को यहीं बुला लेते हैं। अगले दिन पूजा और गीता ने राकेश को बुला लिया। प्रधान जी, ये राकेश जी हैं। आपने ओबरॉय बिल्डर का नाम तो सुना ही होगा, ये उन्हीं के बेटे हैं। अरे वाह 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 वाह,
हमारी तो किस्मत ही खुल गई कि आप सीधा हमारे घर आ गए। मुनीम जी, उनके लिए जल्दी चाय नाश्ते की व्यवस्था कीजिए। प्रधान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से जो है पूरी परमिशन है। इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। प्रधान ने लालच में आकर बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर दिए। राकेश वहाँ से चला गया। अगले दिन गीता और पूजा पूरी फोर्स के साथ प्रधान के घर पहुँच गयी। पूरा गाँव भी वहाँ था। प्रधान जी, ये घर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये आपका घर और आपकी सारी जमीन सब मेरे पिता गजोधर जी के नाम हो चुकी है। ये देखिए, आपने ही साइन किया है। धोखा किया तुमने मेरे साथ है? हाँ, धोखा किया। अब खुद निकलता है या उठाकर फिकवा दूं। और गांव वालों, आज के बाद बिना कागज पढ़े साइन मत करना कहीं पर भी। अब वो प्रधान भीख मांगने लगा।